आज के इस खास शो के मेहमान मालेगांव शहर के माजी आमदार शेख आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। आसिफ साहब, कुछ दिनों पहले 2 या 3 दिनों पुरानी बात है कि मालेगांव शहर के 2 नौजवान लड़के मॉब लिंचिंग का शिकार हुए। ये कि मॉब लिंचिंग में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन ये बात तो अच्छी है कि कम से कम उन्हें अपनी जान नहीं गंवाना पड़ी। तो अपने देश की एक सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका है। लोग इसी तरह से अगर रोडों पर, चौराहों पर फैसले करना पड़े तो फिर ये न्यायपालिका किस काम की? इसको तो ताले लगाना चाहिए। आप इस पर क्या बात रखेंगे, एक अपोजिशन का बड़ा चेहरा होने के नाते? सबसे पहले तो मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि अगर किसी भी शख्स ने गैर कानूनी काम किया है या इल्लीगल जानवर ला रहा है या कोई भी तरीके का इल्लीगल काम कर रहा है, तो आवाम को या कोई पार्टी के वर्करों को या कोई जातिवाद संगठन के वर्करों को उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए, कानून के हवाले करना चाहिए। मालेगांव शहर के 2 नौजवान, बकरीद का मौका है, धंधा व्यापार के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जलगांव ज़िले के पारोला तालुके में जानवर लेकर आ रहे थे और वहाँ के एक देहात में उनको रोककर मॉब लिंचिंग की गई। उनको झाड़ से बांधकर बहुत मारा गया। और ये खबर जब मुझसे मेरे तक आई और मुझको ये पता चला कि वो 2 नौजवानों ने अभी तक पुलिस में फरियाद दर्ज नहीं करवाई, कंप्लेन नहीं दी, और उसी रोज़ जलगांव के समाजी तंजीम के ज़िम्मेदारान ने ये बात को ज़ोर शोर से उठाया और बाकायदा कंप्लेन दर्ज करने की भी डिमांड उन्होंने की। सबसे पहले बात जलगांव के समाजी तंजीम लोगों ने ही उठाई है, लेकिन क्योंकि हमारे शहर की बात थी, हमारे शहर के नौजवान थे, मुझको खबर लगी, वो घर आए हैं, मैं उनके घर पर गया, कुरैश जमात के सभी ज़िम्मेदारान के साथ में गया और मैंने उनसे गुजारिश की कि अगर आप फरियाद नहीं दर्ज करोगे, आप कंप्लेन नहीं दोगे, तो फिर किसी दूसरे के साथ ये घटना हो सकती है। और मेरी बात पर उन्होंने मेरी बात को माना। और उसके बाद जब मैंने ज़िला जलगांव के एसपी ग्रामीण के और वहाँ के लोकल पारोला पुलिस स्टेशन के पीआई से बात की, तो उन्होंने कहा कि फरियादी पुलिस बन चुकी है, इनके हमको ज़बानी लेना और ये नहीं बोल रहे। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, फिर हमारा एक वफ्द कुरैश जमात का, उनके ज़िम्मेदारान वहाँ पर गए और ये बच्चों ने फरियाद दर्ज करवाई। और मैंने ये भी कहा था ज़िला एसपी साहब से कि अगर आप लोग फरियाद दर्ज नहीं करेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे, तो मालेगांव शहर या पूरे महाराष्ट्र या हिंदुस्तान के कोई भी मुसलमानों के साथ अगर मॉब लिंचिंग होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो मैं ऊपर तक, गवर्नमेंट तक जाकर मैं बात को रखूँगा। और मैंने गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब को भी मैंने एक लेटर भेजा हूँ और मुख्यमंत्री साहब को भेजा हूँ और उसके ऊपर कार्रवाई तेज़ी से जारी है। मैं समझता हूँ ये चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मिलकर ऐसी घटना की मजम्मत करना चाहिए और मैं भी उसकी मजम्मत करता हूँ। इस पर शहर के एमएलए में भी कुछ बात रखना चाहिए थी। असल में शहर के एमएलए की जिम्मेदारी है कि वो बात को रखे, लेकिन वो बात को नहीं रख रहे हैं, इसीलिए समाजी तंजीमों को आगे बढ़ना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर शहर उनको जान रहा है। अब उसके ऊपर ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। मालेगांव शहर में सियासत का खेल फिर एक बार चालू हुआ है। जैसे राष्ट्रवादी के पद की मांग हो रही है मालेगांव शहर में, और कुछ ऐसी एक पार्टी है जो उसमें शामिल होकर मालेगांव में सत्ता बनाना चाहती है अपनी। तो आपको लगता है कि एक तरह का चैलेंज है आपके लिए? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ और जो पार्टी का सवाल आप मुझसे कर रहे हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। चाहे यूसुफ सेठ नेशनल वाला साहब हो, अतीक कमाल साहब हो, एजाज बेग साहब हो, सलीम रिजवी साहब हो, हम भी अखबारात के अंदर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि सब लोग सदारत की दौड़ के अंदर है। मैं समझता हूँ मेरी कांग्रेस पार्टी का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये एनसीपी वो एक पार्टी है और वो पार्टी के आला ओहदेदारान उसका फ़ैसला लेंगे। लेकिन इसके अंदर मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि मुझे इख्तियार नहीं है कि मैं किसी पार्टी के आपसी इख्तिलाफ है उसके अंदर इंटरफेयर करूं। लेकिन
जो बात खुलकर सामने आ रही है, सभी लोग ये बोल रहे हैं कि शहर के एमएलए से इजाज़त लेके गई है। हम लोग गए थे, एजाज बेग साहब का भी इंटरव्यू मैंने सुना कि शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब को इजाज़त लेकर हम लोग वहाँ पर गए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को मालेगांव शहर की आवाम को जवाब देना चाहिए। क्या एजाज बेग साहब ये सच बोल रहे हैं कि आपसे इजाज़त लेकर वो एनसीपी में जा रहे हैं, या उसके पीछे आपका हाथ है, कि आप कोई साजिश रच रहे हैं? मैं समझता हूँ क्योंकि इन्होंने एमआईएम के नाम पर वोट मांगी और एमआईएम की वोट एमआईएम के नाम पर मांगी और इलेक्शन हो गया, तो फिर ऐसा समझ में आएगा कि शहर की आवाम को धोखा दे रहे हैं, ये फिर राष्ट्रवादी तरफ जा रहे हैं। ये बात साफ करना चाहिए। पॉलिसी क्लियर आज तक एमएलए साहब की नहीं है, उन्होंने बात को वाजे करना चाहिए और शहर की आवाम को इसका जवाब देना चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि मतलब एमआईएम में जाने की वजह से कुछ काम इनके हो नहीं पा रहे, इसीलिए तो पार्टी ने चेंज करना चाहते हैं? नहीं, इसका मतलब उनको सत्ता से प्यार है, कुर्सी से प्यार था, इसलिए एमआईएम में गए। अगर उनको विकास और डेवलप से प्यार होता तो एमआईएम में जाते ही नहीं। तो काम होने वाला है, नहीं हो रहा है, ये तो पहले सोचना चाहिए था। सरकार किसकी बनने वाली है महाराष्ट्र में? 4 पार्टियां हैं, एनसीपी है, कांग्रेस है, शिवसेना या बीजेपी। इनके अलावा तो कोई हैदराबाद की पार्टी यहाँ सत्ता करेगी नहीं, सरकार बनाएगी नहीं। तो इलेक्शन से पहले सब सोचने वाली बात है। असल में उनको चेयर से और कुर्सी से प्यार है, शहर के विकास से नहीं। जैसे इलेक्शन के वक्त भी देखा गया कि जनता दल, मुत्तेदा महाज, एमआईएम, इस सभी ने मिलकर इलेक्शन में काम किया और कहीं ना कहीं एमआईएम की जीत इसमें हासिल हुई। लेकिन आपको ये लगता है कि तो पूरे एक साथ होकर आपको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं? अल्लाह का बहुत एहसान करम है कि शेख रशीद साहब की क़यादत में मेरा सियासी सफ़र जारी है और मालेगांव शहर में मैं खुश नसीब हूँ, बहुत खुश नसीब और अल्लाह का बहुत एहसान करम है कि मैं अभी 41 मेरी उम्र है और 2002 में मैंने सियासत में कदम रखा, कारपोरेटर बना, 2005 में मेयर बना, 2007 में मैं वापस कारपोरेटर बना, 2011 में मैं कांग्रेस का सदर बना शहर का और 2014 में मैं एमएलए बन गया। यानी मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको ये सब चीज़ें इतने कम वक्त के अंदर मिली हैं। और जिस तरीके से मेरा 5 साल का पूरा काम रहा असेंबली का, जो मैं 5 साल एमएलए था, जो मैंने काम शहर का किया, डेवलप किया, तालीम, विकास, सभी तरीके का, सभी वर्गों के लोगों का मैंने काम किया। और मैं समझता हूँ कि जो मेरे मुखालिफ, हमारी कांग्रेस पार्टी के, मेरे परिवार के मुखालिफ में जितनी पार्टियां शहर की अपोजिशन की हमारे मुखालिफ में, वो एक हो गई और एक होकर मुझको इलेक्शन हराने की कोशिश की और उसके अंदर वो कामयाब हुए। लेकिन उनको इक़्तिदार तो मिल गया, उनको असल में खौफ और डर था कि दोबारा शेख आसिफ को अगर नुमाइंदगी मिल गई, शहर की आवाम ने दोबारा चुनकर दे दिया, तो ये बहुत लंबा सफ़र तय करेगा और इसको रोकना ज़रूर है। क्योंकि उनका खुद का सियासी वजूद खतरे में पड़ गया था कि अगर ये इसके सफ़र अगर तरक्की के साथ, शहर का विकास, शहर का डेवलप के साथ अगर इसका सफ़र जारी रहा तो उसको रोकने में आगे मुश्किल होगी। और इसके लिए उन्होंने एक गंदी सियासत की और शहर का विकास रोका है। मुझे नहीं रोक पाएगी। आपने देखा मैं दूसरे दिन से फील्ड पर आ गया हूँ। मुझे रोकना इतना आसान नहीं है जितना वो लोग समझ रहे हैं। लेकिन हमारा परिवार का, हमारी पार्टी का, शेख रशीद साहब की क़यादत में हम लोग फील्डों पे रहने वाले लोग हैं, गरीबों का काम करने वाले लोग हैं, छोटे मोटे मसाइल को हल करने वाले लोग हैं, लोगों के सुख और दुख में शामिल होने वाले लोग हैं। और इसी वजह से शहर की आवाम इतनी मोहब्बत करती है कि मेरे वालिद को 2 मरतबा एमएलए बनाई, मुझको एमएलए बनाई, मेरे वालिद मेयर बने, मैं मेयर बना, वालदा मेयर बनी, एक बड़ा लंबा सफ़र जारी है। तो ये शहर की आवाम को, गरीब आवाम को और शहर की आवाम को क्रेडिट जाता है जो हमसे मोहब्बत करते हैं। और मैं समझता हूँ मोहब्बत करने की सिर्फ़ एक वजह है कि हम लोग उनका काम करते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं और इसके लिए सफ़र जारी है। और मैं समझता हूँ ये लोग मुझको ओहदे से रोक सकते हैं
लेकिन शहर के आवाम के मसाइल हल करने के अंदर ये कभी मुझको नहीं रोक सकते। मैं इतना अल्लाह की इजाज़त से मुझे उम्मीद है ये रोक नहीं सकते हैं। और इंशाअल्लाह कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ रहा है, घोड़ा मैदान सामने होगा, इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर वापस हम लोग अच्छे ढंग से शहर का विकास और डेवलप करेंगे। इन्होंने सब ने मिलकर आपको कहीं ना कहीं इलेक्शन में तो हराया, वोट हासिल की अच्छी खासी, लोगों के दिल में जगह बनाई, लेकिन 1 साल होने के करीब है, अभी तक ऐसा कुछ काम नज़र नहीं आया एमएलए की तरफ से। तो क्या लगता है आपको, चुन के तो आए, कुछ काम नहीं हो रहा है? अब 9 महीना कैसे गुजरा, कोई विकास अभी तक पैदा नहीं हुआ, शहर की आवाम देख रही है। मैं सिंपल एक मिसाल दूंगा कि आप जूने आगरा रोड के आज हालात देख रहे हैं, और मैं भी उसी रास्ते से गुज़रता हूँ, शहर की आवाम गुज़रती है, आप भी गुज़रते हैं। अभी तक वो रोड की काम की मंजूरी नहीं आई। मैं एमएलए था, मेरे हाथ से मैंने प्रपोज़ल को आगे बढ़ाया, और जब इलेक्शन ख़त्म हो गया, मैं नुमाइंदा नहीं रहा शहर का, तो शहर के नुमाइंदे ने जाकर उस टेबल के ऊपर जाकर बैठा और उन्होंने कहा कि ये काम मैं 15 दिन के अंदर मंजूर करवा लूँगा। आज 9 महीने हो गए। ये मेरा 90% जो काम मैंने प्रोसेस को आगे बढ़ा चुका हूँ, ये 10% तो वो रोड की मंजूरी नहीं ला पाए। तो शहर का विकास, शहर के बड़े काम ये कर ही नहीं सकते। मैंने पहले भी कहा ये शख्स नाकाम शख्स है, और आज भी कह रहा हूँ ये नाकाम हो चुके हैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।